हे एवरीवन। तो बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाएं, तो फाइनली ये बनकर आप लोग के सामने तैयार हैं। अब देखो, सिंपल सी इतनी बात कहूंगा कि इसके जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। मतलब ऐसा नहीं कि आप इनको पढ़ के टॉप करोगे, इनको आप सिर्फ एज अ पास पर्पज के लिए रखें। मतलब इसमें मैंने 9 से 10 ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिन पर आपको ऐसा साइन मिलेगा, और वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन 9-10 क्वेश्चन को 100% मतलब पूरा ही सॉल्व करके अच्छे से जाते हो, तो लगभग आपके वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। और बाकी भी कुछ और क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स वाले हैं, तो उन सबको आप सॉल्व करोगे तो पास तो आप बहुत आराम से हो जाओगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको पता है AKTU के इस बार के मिल नहीं रहे हैं, और है ही नहीं शायद। मतलब ऑनलाइन वगैरह हुए थे और फिर MCQ हुए थे, तो उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर नहीं मिले हैं। और बाकी 1-2 सब्जेक्ट के और कम मिले हमको इस वाले सब्जेक्ट यानी कि बायोटेक के लिए। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बने हैं वो मतलब हमने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। बाकी कुछ ऐसे 9 से 10 क्वेश्चन हैं जिन पर ऐसे साइन मिलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके एग्जाम में आने के रिपीटेड आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बस यही है कि इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखें और समझें क्या क्वेश्चन कैसे आएंगे, और बाकी इसको मतलब एज अ पास के लिए आप पहले प्रायोरिटी दें कि हाँ, पास होने के लिए आपकी 100% वैल्यूएबल है, आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको टॉप वगैरह करने हैं तो फिर आपको पूरा सिलेबस ही जो है देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ समझते हैं। तो भाई क्वेश्चन हमारे जाएंगे वो हमारे यूनिट वाइज रहेंगे, यूनिट फर्स्ट से लेकर 5th तक। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो हमारी यूनिट फर्स्ट है, आपको पता है हमेशा की तरह। और इसमें यूनिट थर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था इसको, तो यहाँ आप थर्ड को समझो क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद सेकंड, फोर्थ और 5th यूनिट हमारी मीडियम रहेंगे, और 2 वाले आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। तो वो वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करके जरूर जाना है। बाकी अगर आप यहाँ पे इसका सिलेबस भी देखोगे तो भी आप देखोगे कि एक यूनिट में हमारे काफ़ी पार्ट वाइज डिवाइड है। मतलब एक में 6 सेक्शन है, किसी में 4-5 सेक्शन है, तो किसी में जो हमारी थर्ड यूनिट है इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब लगा हमारे 7 सेक्शन में ये हमारा डिवाइडेड है। इसी वजह से इसी वाली जो यूनिट है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, और यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। तो चलो समझते हैं अपने यूनिट वाइज क्वेश्चन हमारे कैसे क्या बनेंगे, और बहुत जल्द इसका हम सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। और एक बात मैं और एक्सेप्ट करता हूँ, देखो अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और मैं ये भी जानता हूँ कि 31 से जो आप लोग एग्जाम है तब तक इसका सिलेबस तो कंप्लीट, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट नहीं करा सकते। तो ट्राई करेंगे कि फार्माकोलॉजी और मेडिकल आपका पूरा कंप्लीट करा दें, और जितना हो सके बाकी सब्जेक्ट में मैक्सिमम यूनिट हम कवर कर सके। ठीक है, तो आपको अगर ये सही लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी इस वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। तो यूनिट फर्स्ट में समझते हैं हमारे क्वेश्चन कौन से बनते हैं, और ये यूनिट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, और जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो भी हमारे इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारा बेसिकली 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है कि बायोटेक क्या है या उसका ब्रीफ इंट्रो क्या होता है, तो उसके बारे में आप पढ़ लेना। बाकी इसकी कुछ एप्लीकेशन और स्कोप, देखो ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, वो आप समझ लेना। सेकंड हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का हमारा बनता है डिफाइन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। अब कह रहे होंगे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमारा आता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन वाला टॉपिक है वो हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार ये एग्जाम में आया हुआ है। और इसके जो हमारे कुछ मेथड्स हैं, 4 से 5 मेथड हैं, इंट्रैप वगैरह हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गए, मैंने करा रखे हैं, तो और वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो वो वाली वीडियो आप जरूर जाके देख लेना। ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले पार्ट को आप जो है फुल डिटेल्स में जाके पढ़ लेना। मैंने 2 वीडियो में ये पूरा बना रखा है, शॉर्ट मतलब लगभग आधा घंटे में ये आपके दोनों एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें एक और इंपॉर्टेंट बनता है हमारा डिफाइन बायो सेंसर एंड राइट इट्स प्रिंसिपल वर्किंग एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि बायो सेंसर के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ये मतलब 10 में तो नहीं, लेकिन 7 या 5 मार्क्स में जरूर आपका आ जाता है। तो इसमें एक हमारा छोटा सा डायग्राम है, वो मैंने बता रखा है कैसे है। हो सकेगा तो मैं कमेंट में इन सबकी जो लिंक होगी वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन वाइज जो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, और इसमें हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो वो सब चीज़ें आप जाके जरूर से देख लेना। फिर हमारे इसमें 4th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब बताना है कि किस किस के मतलब कैसे। तो एक हमारा अमाइलेज है जो काफ़ी बार इंपॉर्टेंट आया हुआ है, तो अमाइलेज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये चीज़ आपको बतानी होगी। बाकी साथ में इसमें और भी हमारे एंजाइम जैसे कैटालेज हो गया, फिर पेनिसिलिनेज हो गया, पेरोक्सीडेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीज हो गया। तो देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अमाइलेज है जो काफ़ी बार आया है, आने के चांस है, और अगर नहीं आता तो देन सेकंड पे हमारा आ जाता है कैटालेज। तो इन दोनों को आप कर लेना, और हो सके तो बस मतलब ऐसा है कि देखो इधर ध्यान आप जरूर दे लेना, एक एक लाइन 2-2 लाइन पढ़ लेना कैसे क्या होता है। और अगर कभी आ जाता है, मालूम नहीं आता आपको, तो आप इनको डिफाइन तो कर ही सकते हो ना। तो इस तरह आपको बस अपनी सीट भी भरनी है और कुछ रिलेटेबल लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, और फेल तो आपको बिल्कुल होना ही नहीं है किसी भी हाल में। तो ये 4 क्वेश्चन आप समझ गए। फिर 5वां हमारा आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, देखो प्रोटीन इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग 2 क्वेश्चन है हमारे, तो काफ़ी बार हमारा आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो यूनिट फ्रैक्चर बनता है वो बनता है प्रोटीन इंजीनियरिंग वाला। बाकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो हमारा सेकंड यूनिट में भी छोटा सा पार्ट दिया है, तो इसको भी आप पढ़ लेना, ये हमारे कई बार आ जाता है। ठीक है, तो ये आप मतलब ऐसे ही पढ़ लेना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको 9-10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें हमारा एक इंक्लूड है ये वाला एंजाइम इमोबिलाइजेशन वाला, देन बायोसेंसर वाला, देन हमारी प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज कैटालेज, ये आप चीज़ यहाँ पे पढ़ लेना।
अब जो हमारी इसमें सेकंड यूनिट आती है, देखो उसमें सबसे अगर देखा जाए पूरा तो मेनली हमारा इसमें RDNA वाला जो है ना, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे सारी बातें हैं, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला हमारा पार्ट है। तो यही आता है कि राइट डिटेल्स नोट ऑन RDNA टेक्नोलॉजी, और ये मैंने उसी में इंक्लूड किया। तो ये आप बहुत बार आता है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर इसके अंदर कौन कौन से स्टेप, यानी कि मेथडोलॉजी क्या है, यानी कि हम इसको करते कैसे, मतलब एक्चुअल में इसकी प्रोसेसिंग मेथड वगैरह के बारे में पढ़ना है। देन इसकी एप्लीकेशन है ये भी, यानी कि इसका हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ बनती है कि राइट द प्रोडक्शन ऑफ, या तो इसमें इंसुलिन के ऊपर ज़्यादातर आया है हमारा, इंसुलिन कैसे बनता है, हार्मोन, या फिर वैक्सीन में हमारा हेपेटाइटिस बी, या फिर इंटरफेरॉन, तीनों ही दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा चांस हमारे इंसुलिन के हैं, बाकी आप इनको भी पढ़ लेना, ये मतलब हमारे बदल बदल के आते रहते हैं। तो इनको हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, यही वाला क्वेश्चन आपका बन के आता है। तो देखा जाए ये वैसे RDNA के अंदर ही इंक्लूड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, लेकिन कई बार ये अलग अलग तरह से बन जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा अलग है, और कई बार डायरेक्टली सिंपल यही आ जाता है कि राइट अ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन या हार्मोन्स या इंटरफेरॉन बाय RDNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह हमारे आ जाते हैं। तो इस पूरे को आप अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड यूनिट से। देन इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, वो बनता है राइट अ नोट ऑन PCR। तो PCR क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें। और चलो आपके लिए कमेंट में यही क्वेश्चन लिखकर बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PCR, कि PCR क्या होता है, कैसे, ये आप क्या समझते हो। ठीक है, तो कमेंट्स में आप लिखकर बताओ। देन हमारा इसमें कई बार एक आध बार आता है क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, और कई बार हमारे DNA लाइगेज वगैरह शॉर्ट में। तो क्लोनिंग वेक्टर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ टिक लगाया, इसको आप कर लेना। तो इसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक हमारा है RDNA वाला, और एक हमारे इसमें आता है PCR वाला। तो इन दोनों को आप बिल्कुल मत छोड़ना, ये 9-10 के अंदर से आता है। देन हमारा इसमें यूनिट थर्ड का हमारा क्वेश्चन आता है इम्यूनिटी के ऊपर, यानी कि इसमें मोस्टली हमारा जो आता है वो आता है कि डिफाइन इम्यूनिटी क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स नोट आ जाता है। देन इसके जो हमारे टाइप्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स में दो, जैसे इनेट आ गया, फिर एक्वायर्ड आ गया, इसके अंदर भी हमारे एक्टिव पैसिव आते हैं। तो ये भी काफ़ी बार आ जाता है कि डिफरेंस करो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में, या कैसे कि ये सारी बातें हमारी आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है डिटेल्स में बात कर लेना। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाता है कि इम्यूनिटी क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, डिटेल्स में आप बात करो। फिर कई बार इसके अंदर हमारी दो चीज़ें और आती हैं, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी, तो ये भी हमारी कई बार बन जाती है। तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, आप इनको शॉर्ट नोट की तरह पढ़ लेना इम्यूनिटी के साथ में ही। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ आप अच्छे से पढ़ के तैयार रखना, और ये भी उन्हीं इंपॉर्टेंट में से एक आता है। देन हमारा यहाँ पर बनता है डिस्क्राइब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड राइट प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो ये वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो हमारे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, इसकी प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेना कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, बाकी एक और इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि राइट अ नोट ऑन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये हमारी क्या होती हैं, और इसके अंदर हमारी कुछ क्लासेस आती हैं, यानी कि शॉर्ट पूरा देखा जाए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में टोटल आपको यहाँ पर लिखने को आ सकता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लेना। देन भाई मैंने बताया कि यूनिट थर्ड में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, इम्यूनिटी वाला और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाला। उसके बाद हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी कई बार हमारा क्वेश्चन आया है, और उसके बाद इसमें अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये कई बार बड़े में भी आ जाते हैं। जैसे हमारा पहला है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर इम्यून स्टिमुलेशन एंड इम्यून सप्रेशन, ये वाला पार्ट आपने शायद मेडिकम या कॉलेजी में भी दिया हुआ है, तो वहाँ भी इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। देन यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन में हमारी बैक्टीरियल वैक्सीन आ जाती हैं, सिंपल वैक्सीन आ जाती हैं, वायरल वैक्सीन आ जाती हैं, तो कैसे इनको प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉक्सॉइड्स वाला, तो ये काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसको आप कंसीडर जरूर करना जब भी आप सॉल्व करो, या मैं कराऊंगा तब देखूंगा। और इसके बाद इसमें आता है एंटी टॉक्सिन्स वाला, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। और देन इसमें ब्लड प्रोडक्ट या प्लाज्मा सब्सटीट्यूट वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। और जब इतना कुछ देख ही लिया तो MHC वाला भी देख लेना, जैसे आपको यहाँ दिख जाएगा। तो इसमें बहुत सारे टर्म हमारे दिए हुए हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, बाकी इसमें से बहुत सी चीज़ें हमारी और बन के आ जाती हैं। तो देखा जाए तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हमारी यूनिट हो गई, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गए हैं। तो भाई अगर आपको बिल्कुल ही सिंपल पास ही होना है तो आप ये 2-3 क्वेश्चन देख लेना, और अगर आपको टॉप करना है, अच्छे लाने हैं, तो ये क्वेश्चन को भी आप कंसीडर जरूर करना। ठीक है, रिक्वेस्ट आप लोगों से। बाकी बात करें यूनिट फोर्स के बारे में यहाँ, तो यूनिट फोर्स में भी एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि राइट आर डिटेल्स नोट ऑन इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक। तो इसी के अंदर हमारी 3 टेक्निक आती हैं। तो कई बार तो ये डायरेक्टली नाम से आता है, जैसे हमारा एलिजा हो गया, ELISA, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई है। सेकंड नंबर पर ऐसे तो हमारी वेस्टर्न साउथर्न एक साथ दे दी जाती हैं, लेकिन सेकंड पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारी साउथर्न वाली है, और देन हमारी इसमें आती है वेस्टर्न वाली। तो तीनों में से कोई सी आ सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तीनों है, और एग्जाम में काफ़ी बार ये तीनों ही आई हुए हैं। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, इनका प्रिंसिपल, इनका प्रोसीजर और इनकी एप्लीकेशन वगैरह, तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप जरूर से जो है चेकआउट करना। देन इसमें एक और आता है कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार हमारे एग्जाम में देखा गया। और देन इसमें थर्ड आता है राइट अ नोट ऑन म्यूटेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखा जाए तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने तीनों में ही टिक लगाया हुआ है, और तीनों में से एक तो आपका, क्योंकि भाई ज़्यादा एक ही यूनिट से सारा तो दे नहीं देंगे, तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से फंस ही जाएगा, तो आप इसको जरूर से जो है कंसिडर जरूर करना। ठीक, बाकी हम बात करते हैं अपनी यूनिट 50 की, तो इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रहेगा हमारा फर्मेंटेशन वाला, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये फर्मेंटेशन क्या होती है, इसके पूरी की पूरी
पूरी आपको बातें यहाँ जाननी पड़ेंगी। अब इसके मेथड्स क्या हैं, जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, या हम सिंपल बोलें तो इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें फर्मेंटर है वो काम करती है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, ये पूरी बातें आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। यानी कि सिंपल देखा जाए तो यहाँ पर आपका बन जाता है, यहाँ पर आपको ये फर्मेंटेशन मेथड है और ये फर्मेंटर डिज़ाइन क्या है, ये सारी बातें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसी में सेम बन जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, विटामिन B12 या सिट्रिक एसिड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी कि इनकी जो प्रोडक्शन है हमारी वो हमारी इन्हीं फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होती है। तो मोस्टली यहाँ पर पेनिसिलिन हमारा आ जाता है, विटामिन B12, सिट्रिक एसिड देखा गया है। बाकी ये वाला है तो इसके बारे में आप एक आध नज़र डाल लेना, जब आप पढ़ ही रहे हो तो एक मतलब प्रोसीजर बन जाता है पूरा जनरल, और साथ में आप इनके बारे में जान लोगे तो अगर आ जाता है बाई चांस एग्जाम में इसकी जगह तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार बनाने वाली गलती हो, कई बार किस्मत भी खराब होती है, तब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कभी नहीं आए हुए पहले और वो आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसको हम केवल डायरेक्टली हमारी पर आप ब्लेम मत किया करो कि हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए जो नहीं आए। कई बार होता है कि किस्मत खराब होती है और उस टाइम पर एग्जामिनर का दिमाग घूमता है और वो थोड़े अलग हटके पेपर बना के दे देता है, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। बाकी यूनिट 5 में हमारा जो ब्लड प्रोडक्ट्स हो गया और ये सारी चीज़ें, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट में आप पढ़ लेना, पर मैंने यहाँ दिए नहीं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते। तो बस यही आपके सामने यहाँ क्वेश्चन आपको दिख गए होंगे। तो देखा जाए लगभग आपके 1, 2, 3 या आपके 10 से 11 क्वेश्चन आपको यहाँ टोटल मिल जाएंगे ऐसे वाले, तो उनको आप बिल्कुल भी मतलब मिस मत करना, जरूर से सॉल्व करके जाना। बाकी यहाँ पर आपको 2 मार्क्स वाले दिख जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपको 7-8 हैं, ये मैंने मतलब अभी ऐसे ही बनाए हैं, बाकी कुछ और भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे और देन आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा बाद में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दिख जाएंगे और ये आपको यहाँ दिख जाएंगे, तो आप लोग यहाँ दिख लिया होगा। बाकी यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा PCR क्या है, और बाकी आपको डिफाइन करके कमेंट्स में बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स वगैरह में कभी आ जाता है सब्जेक्ट के नाम से ही क्वेश्चन की क्या है, तो इसको आप डिफाइन करो, कमेंट्स में लिख के बताओ। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी इस वीडियो का टारगेट जो एक रखते हैं लाइक टाइप का, वो रहेगा सिर्फ 500 लाइक्स। और मैं अभी पहले बता देता हूँ कि सारा कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, तो आप अपनी तरफ से भी मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और एग्जाम पास आ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और सॉरी बहुत बड़ा। और बाकी मैं ट्राई करूँगा जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम कवर करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर एंड आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।